हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्ण का पार्ट 4 करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा वर्ण का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात हम लोग वर्ण से संबंधित 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूर्णतः पूरी संभावनाएं हैं पूछे जाने की। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष तथा वर्णों के उच्चारण स्थान को विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, वो भी टिप्स ट्रिक के माध्यम से और बहुत सारा एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। सबसे पहले जानते हैं हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण। तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों को दो तरीके से डिवाइड किया गया है जिन्हें हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग अल्प प्राण। अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम, यानी कि जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलता है, या यूं कहें इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और इसको कैसे पहचानेंगे? तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसकी चर्चा कई सारे तीनों पार्टों में हमने किया है। मान लेते हैं क वर्ग का है तो क, ख, ग, घ, अंग, एक क वर्ग हुआ। सब में हलंत रहेगा क्योंकि ये व्यंजन है। और प्रत्येक वर्ग का यहाँ पे देखिए लिखा है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? क, तीसरा क्या हो जाएगा? ग, और पांचवा क्या हो जाएगा? अंग, यानी कि क, ग, अंग। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी अंथास व्यंजन हैं, यर, लव, इनकी संख्या 4 है, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है, या यूं कहेगा निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण नहीं है। तो आपको प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ध्यान देना है और यर, लव आपको ध्यान देना है। ये सभी अल्प प्राण है और इसको छोड़कर अगर कोई ऑप्शन में नहीं है तो वो नहीं वाला आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग महाप्राण। वहां पे पहला, तीसरा, पांचवा हो गया है तो बच गया क्या हमारा? दूसरा और चौथा। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। महाप्राण व्यंजनों में वहां पे तो हकार जैसी ध्वनि नहीं थी, लेकिन इस पे हकार जैसी ध्वनि आएगी और श्वास में भी अधिक मात्रा लगेगा, वो हो जाएगा हमारा अल्प प्राण। यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि होती है और विशेष रूप से उनमें श्वास अधिक मात्रा में होता है, वह हमारा महाप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे क, ख दूसरा, चौथा है और एक क वर्ग में है। द, झ, छ और ज, झ जो है ये च वर्ग में है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा और भी है, समस्त जो ऊष्म व्यंजन हैं वे सभी के सभी महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा जो है महाप्राण में प्राण वायु का प्रयोग सबसे अधिक लगता है और सबसे अधिक श्रम करना पड़ता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग और सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं घोष एवं अघोष व्यंजन के। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन के वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष कहलाती हैं, और जिनमें झंकृति नहीं होती है वे अघोष कहलाती हैं। मतलब जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो गई घोष, जिनमें नहीं हो गई अघोष। कुछ बातें नोट के माध्यम से बताया गया है। घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है जबकि अघोष में श्वास का। कोई क्लियर? अब घोष वर्ण कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, 3, 4, 5 घोष हैं तथा सभी स्वर वर्ण यर, लव और ह
ये सभी घोष के अंतर्गत आते हैं। और अघोष में कौन तीसरा चौथा पांचवा तो हो गया, तो पहला और दूसरा वर्ण तथा तालाब, मूर्धन और दंत स, ये सभी घोष व्यंजन। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई है नहीं है। आपसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन के अनुसार। अब बात करते हैं हलंत की। तो व्यंजन के नीचे जब एक तिरछी रेखा खींची जाती है तब उसे हल कहते हैं। और हल लगाने से अर्थ यह होगा कि उस वर्ण में स्वर का बिल्कुल अभाव है। और एक क्वेश्चन हाईलाइटेड है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, यदि किसी व्यंजन में हम हल लगा देते हैं तो उसका मान क्या होता है, उसका मान आधा हो जाता है, न कि चौगुना, तिगुना और संपूर्ण। और इसमें अस्वर की मात्रा जो होती है वो छुपी रहती है। सभी व्यंजन में अ की मात्रा जो है पूर्ण रूप से छुपी रहती है। अब इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, वर्ण का उच्चारण स्थान। आपसे यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थान से पहले कुछ आवश्यक बातें हैं। कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न स्थानों यानी कि भागों से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग होते हैं, कौन कौन? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ और नाक। इन्हीं के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित होते हैं तथा बोले जाते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान अलग अलग है, इसलिए वर्ण को निम्नलिखित श्रेणियां बनाई गई हैं जो कि उन्हीं श्रेणियों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले कंठ या कंठ, यानी कि कंठ से उच्चारण किसका होता है? तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वे कंठ से उच्चारित होते हैं। अ, आ और क वर्ग यानी क ख ग घ अंग और ह तथा विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। अब इसके बाद आ गए तालव्य यानी कि तालु। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण तालु के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, य और तालव्य श को हम लोग, तालव्य श है तो तालु से ही बोला जाएगा। ए छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग और य को है जो तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद मूर्धा, मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण ट वर्ग, री, र और मूर्धन्य श जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। उसके बाद दंत, तो दंत में त वर्ग हो जाएगा तथा ल और स भी दांत के स्पर्श से बोले जाते हैं। प वर्ग ओष्ठ हो गए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी ओष्ठ से ही बोले जाते हैं। अब दो दो का एक साथ कॉम्बिनेशन है, जैसे कंठ तालव्य, कंठ और तालु से बोले जाने वाले ए और ऐ हैं, जबकि कंठ और ओठ से बोले जाने वाले ओ और औ है। और लास्ट है हमारा दंतोष्ठ, दांत और ओठ से जो कि वह है। तो इसी के साथ हमारा वर्ण टॉपिक समाप्त हो गया। मिलते हैं इस टॉपिक के संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए।